तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आकाश बैच में। तो ये आकाश बैच की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने देख ली होगी। ठीक है, तो जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आकाश बैच है हमारा वो क्लास 10 साइंस के लिए होने वाला है। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, तो ये क्लास 10 साइंस के लिए बैच होने वाला है। ठीक है, 2026-2027 सेशन के लिए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। जैसा आप सबको याद होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हमारी जो साइंस है क्लास 10 की, उसके 3 पार्ट हैं। एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स, एक बायो। तो जो हमने चैप्टर 1 इससे पहले वाली वीडियो थी वो भी केमिस्ट्री की, और ये भी हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है। चलिए, तो पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हाट इज एसिड। व्हाट इज एसिड। तो एसिड क्या होता है। तो एसिड की अनेक चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये एक ऐसे सब्सटेंस है जिनका क्या होता है, सौर होता है टेस्ट। सौर मतलब होता है खट्टा। ठीक है, खट्टा जिनका टेस्ट होता है उनको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है, दूसरी इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि क्या करते हैं भाई, कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर देते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक एक बना रखते हैं आप याद करने की, अनिल, है ना, कि एसिड क्या करते हैं, नीले और लाल। ऐसे तो एसिड क्या करते हैं, नीले को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक तो याद ध्यान रखिए। तीसरा इनके बारे में क्या है कि ये क्या देते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। इसका मतलब क्या है कि जब आप एसिड को, है ना, मतलब आप किसी वाटर में डालेंगे, है ना, आप मतलब वाटर में डालेंगे, तो ये क्या रिलीज करते हैं, पानी में जाने के बाद H+ आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं अर्हेनियस डेफिनेशन। ठीक है, या अर्हेनियस कंसेप्ट। आप अर्हेनियस डेफिनेशन बोल लीजिए या अर्हेनियस कंसेप्ट बोल लीजिए। ये अर्हेनियस का कंसेप्ट है कि एसिड का मतलब एसिड पानी में जाते हैं तो H+ आयन रिलीज करते हैं। और उसके बाद देखिए, जो एसिड है टर्म, ये डिराइव की गई है एक लैटिन वर्ड से, इसका नाम था एसिडस, जिसका मतलब होता है खट्टा, सोर। तो मैंने एसिड के बारे में आपको क्या क्या बताया, ये ऐसे सब्सटेंस है जिनका टेस्ट कैसा होता है, सार होता है। दूसरी बात, ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पानी में जाते हैं तो H+ आयंस देते हैं, और ये एसिडस से टर्म डिराइव की गई है जिसका मतलब है सार। ठीक है, अब उसके बाद अगला टॉपिक है टाइप ऑफ एसिड। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा वो दूसरा लेता हूँ कलर। ठीक है, टाइप ऑफ एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो मतलब क्या करते हैं, तो दूसरा वाइट लेते हैं, जो क्या करते हैं, मोर अमाउंट ऑफ H+ आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ H+ आयंस रिलीज करते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, कुछ एक दो एग्जांपल जो बहुत फेमस है। एक तो HCl इसका एग्जांपल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक सल्फ्यूरिक एसिड इसका एग्जांपल है। एक नाइट्रिक एसिड इसका एग्जांपल है। HCl, H2SO4 और HNO3 ये बहुत ज्यादा अमाउंट में H+ आयन रिलीज करते हैं जब पानी में जाते हैं। वीक एसिड्स कौन से होते हैं, जो लेस अमाउंट ऑफ H+ आयन रिलीज करें, लेस अमाउंट ऑफ H+ आयंस। ठीक है, अभी हम पीएच में वहां जाएंगे तो वहां कुछ और समझेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि जो लेस अमाउंट ऑफ H+ आयंस रिलीज करे उन्हें वीक एसिड बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, एक इसका एग्जांपल है CH3COOH। ठीक है, एक इसका एग्जांपल हो सकता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो ये हम कुछ इसके एग्जांपल्स ध्यान रख सकते हैं। अब उसके बाद आगे हमारी एक टर्म यहाँ पे दिख रही होगी आपको, लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं, वो एसिड जिनमें मोर अमाउंट ऑफ एसिड होता है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है। मतलब क्या है, एक मिनट, मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपके पास ये एसिड है, ठीक है, और एसिड को आप मतलब एक आपके पास एसिड है जिसमें एसिड का कंटेंट ज्यादा है और वाटर उसमें कम है। कब, जब उसको आपने कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिया है। अगला ऐसे होता है डाइल्यूटेड एसिड। अभी डाइल्यूटेड एसिड कौन सा होता है, वो एसिड जिसके अंदर मोर अमाउंट ऑफ वाटर हो, मतलब वाटर की अमाउंट ज्यादा हो और एसिड की अमाउंट
कम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूट एसिड्स। तो कंसंट्रेटेड एसिड मतलब एसिड ज्यादा पानी कम, डाइल्यूटेड एसिड मतलब, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे, क्या कि भाई वाटर ज्यादा एसिड कम, ठीक है, उसे बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड। तो 4 टाइप के एसिड पड़े, स्ट्रॉन्ग एसिड जिनके अंदर H+ आयन ज्यादा होता है जैसे HCl, H2SO4, HNO3। वीक एसिड जिनके अंदर H+ आयन कम होता है, CH3COOH। ऑक्सैलिक एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड जिनके अंदर एसिड का अमाउंट ज्यादा है, वाटर का कम है। डाइल्यूट एसिड जिनके अंदर वाटर ज्यादा है, एसिड कम है। ठीक है, आगे चलिए। व्हाट इज बेस? तो बेस क्या होता है? बेस क्या है भाई? तो बेस क्या है? बेस वो सब्सटेंसेस है जो क्या होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं। बिटर का मतलब होता है कड़वा, है ना, जो कड़वे होते हैं, ठीक है, और टच करने पे सोपी फील होता है। सोपी मतलब साबुन जैसा, नाम से समझ में आ रहा है ना, साबुन जैसा, साबुन जैसा फील होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं ना, रेड को ब्लू में, ऐसे रेड को ब्लू में, ठीक है। और जब पानी में जाते हैं तो OH माइनस आयंस रिलीज करते हैं। एक्वस मतलब होता है एक्वा से संबंध है, और एक्वा यहाँ पे वाटर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो मतलब एक्वस सॉल्यूशन मतलब है कि पानी में जब जाएगा कोई भी बेस तो OH माइनस आयन रिलीज करेगा। तो 3 बातें ध्यान रखनी है। कैसा? पहली बात, वो टेस्ट में बिटर होते हैं। दूसरी बात, वो सोपी फील होता है टच पे। तीसरी बात, वो रेड को, लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं तो OH माइनस आयन देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि एसिड क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं, ये क्या करते हैं, OH माइनस आयन। अब आ जाइए बेस। सेम, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस और अल्कली। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? विच हैज या विच कंटेन या विच रिलीज मोर अमाउंट ऑफ OH माइनस आयंस, है ना, OH माइनस आयंस जिसमें ज्यादा हो। और वीक बेस कौन से हो जाएंगे? जिनके अंदर लेस अमाउंट ऑफ OH माइनस आयंस, लेस अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन, जिनके अंदर OH माइनस की अमाउंट कम होती है उन्हें बोलते हैं वीक बेस। जिनके अंदर OH माइनस का आयंस की अमाउंट ज्यादा होती है उन्हें बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल इनके एक दो देख लीजिए, ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल हम लिख सकते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और CaOH ट्वाइस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और वीक बेस में एक अब एग्जांपल नोट कर लीजिए, NH4OH, ये क्या है, ये वीक बेस का एग्जांपल है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस जिसके अंदर OH माइनस ज्यादा, वीक बेस जिसके अंदर OH माइनस आयन कम। इसके एग्जांपल क्या है, NaOH, CaOH ट्वाइस, KOH। इसका एग्जांपल क्या है, NH4OH। अब आ जाइए अल्कली। तो अल्कली क्या होते हैं भाई? अल्कली वो बेस है ना, वो बेस है, अल्कली आर बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। इसका आसान मतलब क्या है? इसका आसान मतलब है कि भाई अगर अल्कली को आप वाटर में डालोगे तो ये उसमें मतलब कि सॉल्युबल हो जाएंगे। सॉल्युबल का सबसे आसान मतलब है कि घुल जाएंगे, है ना, घुल जाना। सबसे आसान मतलब ये है कि वे पानी में घुल जाएंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए एक दो। इसके एग्जांपल कौन कौन से जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वही होते हैं, जैसे NaOH इसका एग्जांपल है, KOH इसका एग्जांपल है, ठीक है, और CaOH ट्वाइस इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये अल्कली होते हैं। तो अल्कली क्या है? वो बेसिस जो पानी में जाते हैं तो घुल जाते हैं। इनके एग्जांपल NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस। तो उम्मीद करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, वीक बेस का कंसेप्ट समझ में आएगा और अल्कली का समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सॉल्ट्स? सॉल्ट क्या होते हैं? ये वो कंपाउंड्स हैं जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं। एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं, मतलब अगर एसिड प्लस बेस मिले तो सॉल्ट बनता है, तो सॉल्ट बनता है। कुछ एग्जाम्पल ध्यान रख लेंगे। तो इसके एग्जाम्पल जो सॉल्ट के हैं, तो NaCl, अभी हम समझेंगे ये कैसे बनता है। NaCl इसका एग्जाम्पल है, KCl इसका एग्जाम्पल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि सॉल्ट क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए। अब आ जाइए इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होते हैं? आसान भाषा में समझेंगे अभी कि दीज आर दी सब्सटेंसेस व्हिच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। वो मतलब कि सब्सटेंस जो अपने कलर या स्मेल को चेंज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस में इंडिकेटर बोलते हैं।
मैं इसको आसान भाषा में थोड़ा क्लियर करता हूँ आपको ज्यादा समझ में आएगा। इंडिकेटर नाम में एक शब्द है इंडिकेट करना, इंडिकेट करना, और इंडिकेट करने का मतलब आसान भाषा में होता है बताना, है ना, जो हमें बताएं कैसे अपने कलर या स्मेल को चेंज करके, जो हमें अपनी कलर स्मेल को चेंज करके ये बताएं, क्या बताएं, क्या बताएं, क्या बताएं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंडिकेटर, जो हमें इंडिकेट करें कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे मेंशन किया ही हुआ है तीन। अब अगला टॉपिक है टाइप ऑफ इंडिकेटर। यहाँ हमने पढ़ा कि इंडिकेटर क्या होते हैं, जो हमें बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप ऑफ इंडिकेटर। तो पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर। ये कौन से इंडिकेटर हैं जो फाउंड किए जाते हैं नेचुरली, जैसे कि लिटमस पेपर, रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं। फिर उसके बाद है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं, जिनको हम कहाँ प्रिपेयर करते हैं, लैब्स में प्रिपेयर। इसका एग्जांपल क्या है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। अगले हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दी सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस। इसके एग्जांपल क्या है, वनीला, अनियन और क्लोव। वनीला मतलब वनीला होता है, क्लोव आपको पता है लौंग को बोलते हैं। और यहाँ पे आप सबसे पहली चीज आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ये सबके बारे ना, ये जो एग्जांपल्स है ना इनके, एक मिनट थोड़ा डार्क कलर लेते हैं, ये जो इनके एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, ये जरा कलर में इसको दूसरा लेता हूँ, ये थोड़ा सा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपको इसका इंपॉर्टेंस अब समझ में नहीं आएगा, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ये नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इनके बारे में एग्जाम में सवाल आएगा। आप पेपर उठा के देखिएगा तो जो PYQs है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो PYQs में आपको दिख जाएंगे इनके एग्जाम्पल से सवाल आए हुए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक इंडिकेटर, तो 4 आपको नाम दिए होंगे। तो प्लीज इनको केयरफुली पढ़िएगा। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, नेचुरल इंडिकेटर जो नेचुरली मिलते हैं, एग्जाम्पल लिटमस पेपर, रेड कैबेज लीफ, टर्मरिक, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। सिंथेटिक इंडिकेटर जो लैब्स में बनाए जाते हैं, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जिसकी ऑर्डर अलग होती है एसिड और बेस में, उसके एग्जांपल वनीला, अनियन और क्लोव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। देखिए यहां तक जो हमने पढ़ा है ना, कि जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये जनरली बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज मानी जाती हैं, ठीक है, कि बेसिक प्रॉपर्टीज है। अब जो यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं ये है केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन इससे पहले एक चीज मैं आपको पढ़ा देता हूँ जो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। लिटमस पेपर के बारे में एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं ताकि आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाए। जैसे आप सबको पता होगा कि जो हमारा लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ कि जो लिटमस पेपर होता है, आपको पता है कि वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है ब्लू और एक होता है रेड। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड में क्या होता है। तो अभी हम पढ़ के आए, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को, है ना, किस में कन्वर्ट कर देता है, बी मतलब ब्लू से रेड में। और बेस क्या करता है, बेस क्या कर देता है, रेड को ब्लू में। तो ये वाला जो पार्ट है आपको ध्यान रखना है, और हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, कि लिटमस 2 टाइप के होते हैं, ब्लू और रेड। ब्लू वाला एसिड जो मतलब कि एसिड जो होता है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, और रेड क्या होता है, वो मतलब बेस जो होता है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो ये बेसिक बात है, एग्जाम में आ सकती है, इसलिए मैंने बता दिया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लाइन शुरू होती है, जहां से सवाल आने की संभावना बहुत 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 ज्यादा है। और अगर आपको मतलब कि यहाँ तक मतलब ये आपने ठीक से नहीं समझा तो मतलब दिक्कत हो सकती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में पहला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, कि एसिड जब मेटल से रिलीज मतलब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। देखिए जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से, हमेशा बनाएगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये याद रखिएगा, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन गैस का मामला। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे ना मैं आपको बताऊंगा क्यों। ये क्वेश्चन आप चैप्टर 1 की एनसीईआरटी देखेंगे, वहां भी दिख जाएगा आपको।
कि मेटल की रिएक्शन एसिड से क्या होती है, और इतनी बार आया हुआ है पेपर में, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेटल जब भी रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है कि HCl एक एसिड है ना, जिंक एक मेटल है। अब इन दोनों ने रिएक्ट किया तो ये तो बन गया सॉल्ट और ये बन गया हाइड्रोजन, ये गैस हो गई। अब यहाँ से ना एक चीज, अगर आपको H2 निकालनी आ गई तो आप ये H2 निकालोगे, Zn और Cl आप यहाँ से बैलेंस कर लोगे। तो ये होता है, ये अगर आपको पता है तो आप रिएक्शन अपने आप कर लोगे। ठीक है, तो मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। बेसिक सी बात है, ध्यान रखिएगा। अब सवाल जो एक और, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उसको कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल, इट टर्न्स विद पॉप साउंड। इसका मतलब क्या है कि आपको कैसे पता H2 गैस, कैसे पता कि H2 गैस ये है, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है। इस टेस्ट का नाम है पॉप साउंड टेस्ट। कि आप क्या करोगे, जैसे गैस है उसके नीचे आप कैंडल लेके, जैसे गैस रिलीज हो रही है यहाँ पे आपने एक कैंडल रख दी, ठीक है, तो ये इससे पॉप साउंड की आवाज आएगी। ठीक है, इससे पॉप साउंड की आवाज आएगी, इसी को बोलते हैं पॉप साउंड टेस्ट। और एग्जाम में इतनी बार आया है कि हाउ यू विल डिटेक्ट हाइड्रोजन गैस, तो आप ऐसे लिखोगे बाय पॉप साउंड टेस्ट, विच मींस कि बर्निंग कैंडल आप गैस बबल्स के पास लेके आओ, पॉप साउंड की आवाज आएगी, तो इसको मतलब क्या है कि वो हाइड्रोजन गैस है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन गैस का टेस्ट। चलिए, तो पहली रिएक्शन क्या थी, एसिड मेटल के साथ, जिसमें क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। आप सोच रहे होंगे कि यार आप बार बार क्यों पढ़ाते हो, इसीलिए पढ़ाता हूँ, बार बार रिपीट इसलिए कराता हूँ क्योंकि रिपीटिशन से आपके मन में बैठ जाएगी बात। आगे पढ़ते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड। देखिए हमने पिछले क्या पढ़ा था, एसिड विथ मेटल, अब हम पढ़ेंगे एसिड विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें क्या है कि जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो वो बनाएगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, एक एग्जांपल से बात समझ में ज्यादा आएगी, है ना, सबको ही एग्जांपल से बात समझ में ज्यादा आती है। तो एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आप देखिएगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैं लिखता हूँ, मान लो एक एसिड लिया मैंने, तो मैंने HCl एक एसिड ले लिया। मेटल कार्बोनेट का मतलब होता है कोई भी मेटल उसका कार्बोनेट, जैसे मान लो सोडियम ले लेते हैं Na2CO3। तो इससे क्या क्या बनेगा, एक तो बनेगा सॉल्ट, तो नाम से समझ में आ रहा है सॉल्ट क्या बनेगा, Na है और Cl है तो NaCl, प्लस में CO2 और H2O तो निकल, बस हो गया, कुछ दिक्कत ही नहीं है। अभी इतनी आसान रिएक्शन है, अगर आपने ठीक से पढ़ी है तो आपको याद रहेगी पेपर में। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो यहाँ से पार्ट शुरू हो रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, एक बार नहीं कई बार आ रखा है। तो पहली रिएक्शन क्या लिखी कि एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा तो उसने क्या बनाया, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसको बैलेंस में एक बार कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। जैसे वैसे लगभग Na2 है, बस मैं 2Cl लगा देंगे, तो यहाँ पे हमें 2HCl लगाना पड़ेगा, 2H2, ठीक है, बैलेंस हो गई है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन ध्यान रखनी है। अब ये तो मेटल कार्बोनेट के साथ थी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे बनेगी, सेम, बिल्कुल कुछ ज्यादा नहीं करना आपको, सेम काम। हमने HCl लिया, अब हाइड्रोजन कार्बोनेट में H और आ जाता है तो NaHCO3, तो ये भी क्या बनाएगा, अभी मैंने बताया सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो NaCl प्लस में CO2 प्लस में H2O। तो क्या देखा हमने कि लगभग सेम रिएक्शन है किसकी, मेटल कार्बोनेट की और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। सब में क्या निकलता है, NaCl प्लस CO2 प्लस में H2O। अब याद करिए, यहाँ पे हमने कहा था कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो उसको टेस्ट करने के लिए पॉप साउंड टेस्ट होता है। अब यहाँ CO2 निकल रही है तो CO2 के लिए भी एक टेस्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर टेस्ट। तो अब इसमें हम करते क्या है, बेसिकली हम इसको स्लेट लाइम सॉल्यूशन से पास कराते कार्बन डाइऑक्साइड को और देखते हैं क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए स्लेट लाइम सॉल्यूशन पता ही आपको क्या होता है, CaOH ट्वाइस, हमने ये लिया, ये स्लेट लाइम, इसे स्लेट लाइम बोलते हैं। मैंने पिछले जो वीडियो है उसमें ठीक से समझाई है एक चीज, स्लेट लाइम। इसके अंदर हमने क्या पास करी, हमने CO2 पास करी। ठीक है, CaOH ट्वाइस के अंदर CO2 पास करी, तो इस क्या रिएक्शन में देखने को मिली, एक तो बना CaCO3, ठीक है, प्लस में H2। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो, जैसे ये तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ठीक है, लेकिन ये जो H2 है ना, यहाँ पे क्या होगा कि जो लाइम वाटर है, जो एक मिनट, हाँ, जो लाइम वाटर है
वो लाइम वाटर किस में वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। और जैसे ही लाइम वाटर मिल्की हो जाए तो आप सबको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी गैस है, यहाँ पे CO2 गैस है। तो इसे बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। आप क्या करते हो, CO2 को लाइम वाटर में पास करते हो, मतलब कि स्लेट लाइम में पास करते हो, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, सफेद हो जाता है। मिल्की का मतलब वही सफेद हो जाना, कि सफेद हो जाता है। तो आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पे क्या हुआ है भाई, यहाँ पर CO2 है। CO2 के टेस्ट को बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। तो जो ये है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ध्यान रखेंगे। और ये पूछने वाली चीजें हैं जो एग्जाम में पूछते हैं कि भाई CO2 के बारे में बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि CO2 को कैसे मतलब टेस्ट किया जाता है, लाइम वाटर टेस्ट होता है। फिर स्लेट लाइम से पास कराते हैं तो लाइम वाटर मिल्की कन्वर्ट हो जाता है। और एक चीज और लिखी हुई है यहाँ पे, इसको भी एक बार आप देख लीजिए कि जब एक्सेस CO2 पास हो जाती है तो CO तो बना था, तो आप क्या करें, जैसे मान लें CO3, ठीक है। जब हमने इसमें और CO2 पास करी, तो हमने इसमें और CO2 पास करी, और CO2 पास करी, तो होगा क्या, एक और चीज होगी कि वापस मिल्कीनेस हट जाएगी। पर इसमें जैसे CO2 ये तो है ही, CaCO3 H2O तो यहाँ पे पहले से ही था, है ना। ये मैं यही लिख रहा है, यही लिखा है मैंने यहाँ पे। आप सोचोगे पता नहीं कहाँ से लिखा है, नहीं सेम चीज है, बस CO2 एक्स्ट्रा लिखा है। तो CO2 आपने पास करी तो वापस क्या होगा, वापस आपकी जो मिल्कीनेस है वो हट जाएगी और एक सब्सटेंस बन जाएगा। इसे बोल सकते हो कैल्शियम हाइड्रोजन मतलब कार्बोनेट, इसका नाम आप दे सकते हो। एक मिनट, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, मैं दोबारा, मुझे पता है कि आपको हुच-पुच हो गया होगा, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। पहली यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, हुआ क्या यहाँ पे कि जैसे ये एक सब्सटेंस था, ठीक है। ये बना ये वाला जो, मैं इसे लेजर पॉइंटर ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये वाला जो सब्सटेंस था, जहाँ दिखेगा लेजर पॉइंटर घूम रहा है, इसमें ही मैंने क्या किया, मैंने CO2 और पास करी। तो जब हम और CO2 पास करते हैं तो ये सब्सटेंस बनता है। और जो ये मिल्की हुआ था, मतलब जो लाइम वाटर मिल्की हो गया था ना, अभी हमने पढ़ा, तो लाइम वाटर जो मिल्की हो गया था, ये मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है, मिल्कीनेस डिसअपीयर, ठीक है। मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है, मतलब दूध जो, वो जो दूधिया हो गया था सब्सटेंस, वो हट जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई है यहाँ पे। पहला एसिड, मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, मैं इसीलिए कराता हूँ आपको याद रहे कि जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिलेट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O। ये मैंने 2 एग्जांपल भी दिया कि HCl plus Na2CO3, HCl plus में NaHCO3, NaCl CO2 वाटर, NaCl CO2 वाटर। फिर हमने कहा कि ये जो CO2 यहाँ पे हो रही है, इसे कैसे पता चलेगा कि CO2 ही है। तो हमने कहा कि अगर हम इस CO2 को स्लेट लाइम के सॉल्यूशन में पास कराएंगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये क्या होते हैं, कि ये भैया क्या है, ये मिल्की है, मतलब कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर हम अगर ये जो हमारे पास यहाँ पे बना है, इसके अंदर हम और CO2 डालेंगे, है ना, तो हमें क्या होगा, ये सब्सटेंस मिलेगा और ये जो मिल्कीनेस है वो डिसअपीयर हो जाएगी। तो अभी तक मैंने आपको इतना समझाया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे एसिड विद बेस, ठीक है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस में हाइड्रो H2O, है ना। H2 इसे ऐसे वाटर भी लिख सकते हैं हम। तो ये जो रिएक्शन है ना, एसिड प्लस बेस, जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है, इसी का एक और नाम होता है, इसी रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं। इस रिएक्शन को हम जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आई हुई है, कई बार पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप क्या लिखोगे कि when acid react with base it forms salt and water, it is known as neutralization reaction। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रलाइज कर देता है सब कुछ, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि मतलब समझ में एग्जांपल से ज़्यादा आती है बात, तो एग्जांपल ले लेते हैं। तो एसिड कोई भी लेते हैं, जैसे HCl ले लिया, एक बेस NaOH ले लिया, सदाबहार रिएक्शन है तो। और इससे क्या बनेगा, सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, NaCl प्लस में H2O, है ना, H2O तो होता है ये वाटर। तो हमने ये रिएक्शन बना दी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पे एक पेच है, थोड़ा समझिए। कभी कभी ना वो थोड़े से वो एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट वाला पूछ लेते हैं, इसीलिए मैंने इसको यहीं पे लिख दिया कि इसे यहीं पे निपटा लें। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा
तो मेरे को एक बात बताओ, जो चीज स्ट्रांग होगी उसी का इन्फ्लुएंस रहेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो मैंने अभी कहा कि स्ट्रॉन्ग वाले का इन्फ्लुएंस रहेगा, तो क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, अब देखिए जब दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग नहीं, न्यूट्रल बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है। और जब वीक वीक होगा तो भी न्यूट्रल बनेगा, क्योंकि दोनों के हैं, दोनों वीक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये जो NaCl है ये कौन सा है, न्यूट्रल सॉल्ट है। ये क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है। और न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है, जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो या फिर दोनों वीक हो। ठीक है, और इसमें होगा क्या, अच्छा ये इनमें सब में, अच्छा एक और बात ध्यान रखनी कि इन सब में H2O तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना, यहाँ पे भी H2O निकलेगा, यहाँ पे भी H2O निकलेगा, यहाँ पे भी H2O निकलेगा, यहाँ पे भी H2O निकलेगा। और एक और बात, अब मुझे एक चीज बताना आप बिल्कुल ध्यान से, अगर ये एसिडिक सॉल्ट बनेगा, अगर ये, एक मिनट, हाँ, अब देखिए अगर ये एसिडिक सॉल्ट बनेगा तो इसका पीएच जो होगा वो 7 से छोटा होगा, सीधी सी बात है। अगर ये सेकंड वाले में बेसिक सॉल्ट बनेगा, है ना, यहाँ पे तो एसिडिक था, अगर ये बेसिक सॉल्ट बनेगा तो क्या होगा, इसका पीएच 7 से बड़ा होगा। ये दोनों न्यूट्रल बनेंगे तो दोनों का पीएच 7 के बराबर होगा। तो यहां से 3 बात समझ में आई, एक तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आई, ठीक है, जो क्या कहती है कि भाई एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सॉल्ट 7 से नीचे पीएच सॉल्यूशन का, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच 7 से ऊपर, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस न्यूट्रल सॉल्ट, पीएच सॉल्यूशन का पीएच 7 के बराबर। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब मेटल के ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं एसिड के, अच्छा यहाँ पे समझ लीजिए पहले, अच्छा मेटल के ऑक्साइड का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ, मेटल के ऑक्साइड, ओके इसको पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। हम्म कि मेटल के ऑक्साइड का मतलब क्या है, इसका मतलब मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब है कि भाई मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है। इसका आसान सा मतलब ये है कि मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, इसको बोलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, अब होता क्या, अब इसको समझेंगे थोड़ा सा, कि मेटल के ऑक्साइड ये वाले, है ना, मेटल के ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस में वाटर बनाते हैं। ठीक है, आसान बात है, मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत है नहीं, अब तो आपको इतना पढ़ लिया आपने। अब आप देखिए इसका एक एग्जांपल नोट कर लेते हैं तो बात जो है अपने आप क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो मेटल का ऑक्साइड, कोई भी मेटल का ऑक्साइड हम ले सकते हैं, मान लो CO ले लिया हमने, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा मतलब कि एसिड के साथ, तो HCl ले लिया, तो H2O तो अलग निकाल दो, अगर H2O निकाल दोगे तो CaCl ही बनेगा। ठीक है, अब थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, 2 लगाएंगे तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है जो इसमें हम लिख सकते हैं, क्या कि मेटल के ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, आगे जो बात हमने पहले भी पढ़ी, आप पढ़ लेते कि ये हमेशा ध्यान रखना कि मेटल के ऑक्साइड हमेशा बेसिक इन नेचर। कैसे होंगे, बेसिक, बेसिक का मतलब पता ही होगा आपको, है ना, जो बेस अभी पढ़ के हैं थोड़ी देर पहले, वो वाला बेस, उसी बेस से बेसिक बनता है, ये बेसिक है नेचर में। ठीक है, तो ये बातें भी आपको भाई, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। और ये आपको जो आगे आप चैप्टर पढ़ोगे मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। जब आप चैप्टर पढ़ोगे मेटल एंड नॉन मेटल, तो ये वहां भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अब हमने यहाँ तक देखिए, मैंने यहाँ तक क्या किया है कि मैंने आपको यहाँ से शुरू किया था, तो मैंने एसिड पहले मेटल के साथ रिएक्ट बताई, फिर मैंने एसिड की मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बताई, फिर मैंने एसिड की बेस के साथ बताई, फिर मैंने एसिड की मेटलिक ऑक्साइड के एसिड के साथ बताई। अब हम शुरू कर रहे हैं बेस। ठीक है,
तो ये भी आसान है, कुछ मुश्किल है नहीं ज़्यादा, और मतलब मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि आराम से हम इजीली क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। जब पहला वही है कि बेस की मेटल के साथ, तो जब भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। सेम बिल्कुल एसिड वाला मामला है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं तो बात जो है ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे एक बहुत फेमस बेस याद ही हो गया होगा अब तो, NaOH सबसे पॉपुलर बेस है। और एक मेटल ले लेते हैं, मान लो मैंने जिंक ले लिया। ठीक है, तो अब आगे ये क्या बनाएगा, अब ये एक तो अगर H2 है तो H2 निकाल दो अलग, H2 निकल गया तो क्या बना है, कुछ एक दो चीजें, तो Na बचा है। ठीक है, एक Zn और O बचा, तो ये एक सब्सटेंस बनाता है यहाँ पे, ये बनती है इसकी रिएक्शन। इसे मैं बैलेंस भी कर लूँ क्योंकि 2 NaO है तो 2 Na और बैलेंस। ठीक है बिल्कुल, तो प्लस में ये जो सब्सटेंस है ना साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ये एग्जाम में उसका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, सोडियम जिंकेट। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। और ये जो रिएक्शन है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये साथियों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए स्टार अभी बनाया मैंने इसके आगे। और ये कंपाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी ना कंपाउंड से आपको कंफ्यूज कर देगा, कुछ भरोसा नहीं है पेपर CBSE वाले का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि NaOH जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट मतलब कि सोडियम जिंकेट प्लस में हाइड्रोजन बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, बेस की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि बेस जब क्या करेगा, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल मतलब बेस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता, तो नो रिएक्शन। तो इसमें तो कुछ ऐसा खास है नहीं कि भाई बेस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन। तो जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होता है, अच्छा एक चीज हमने पढ़ा कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड है ना, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, आपको याद होगा कि जो मैं भी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा के आया हूँ कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई कोई भी नॉन मेटल जब है ना ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तब जो बनता है उसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। एक एग्जांपल ले लेते हैं तो बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब हो जाएगा नॉन मेटल का ऑक्साइड, जैसे कि CO2, कार्बन एक नॉन मेटल है। बेस एक ले लेते हैं CaOH ट्वाइस, ये वाला बेस ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आपकी मर्जी। अब H2 आपने अलग निकाल दिया तो बचा क्या, अब ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ही चीज बतेगी, यहाँ से Ca बचा है और वहां से COO और एक यहाँ से बचेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें बचता है, इसे थोड़ा यार बड़ा कर लेंगे, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आपका यहाँ बचता है। ठीक है, क्या ये नॉन मेटल के ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस में वाटर। तो CO2 जब CaOH ट्वाइस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CaCO3 प्लस में H2। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या पढ़ाया कि नॉन मेटल का ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस में वाटर बनेगा, CO2 प्लस CaOH ट्वाइस गिव्स CaCO3 प्लस में H2। अब यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, अब मैं आपको थोड़ा सा एक अगर मैं ओवरव्यू दूं तो हमने एसिड की रिएक्शन पढ़ ली है ना, हमने बेस की रिएक्शन भी पढ़ ली, हमने इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो कवर कर चुके हैं हम। तो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज हम कवर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहां से हमारा टॉपिक शुरू होता है, क्या कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन। इसका मतलब क्या है कि वो क्या ऐसी चीज है जो हर एसिड और बेस के पास होती है। ठीक है, देखेंगे कि ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयंस इन कॉमन, मतलब जितने भी एसिड है उन सब में H प्लस आयन होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने HCl लिया तो HCl के अंदर क्या है, H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, ये हमने लिया, हमने H2SO4 लिया तो इसके अंदर क्या होगा, H2 प्लस और SO4 2 माइनस। तो H प्लस सबके पास पाया जाए, 2 प्लस से कुछ नहीं, वो 2 है, मतलब H प्लस ध्यान रखना। तो सारे एसिड के पास क्या होता है, H प्लस आयंस। अब ये हमने पढ़ा कि एसिड्स प्रोड्यूस H प्लस आयंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज।
तो जो भी एसिड्स हैं, हमने यहाँ पे लिखा है जो भी एसिड्स है वो H प्लस आयंस रिलीज करते हैं, और ये H प्लस आयंस ही इस क्या है ना, रिस्पॉन्सिबल है इनके एसिडिक कैरेक्टर के लिए, रिस्पॉन्सिबल है इनकी एसिडिटी के लिए। एसिडिक कैरेक्टर लिखता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, एसिडिक कैरेक्टर के लिए। तो जो भी एसिड है वो इसी वजह से, क्योंकि उसके पास क्या है, H प्लस आयंस। आगे, ऑल बेसिस हैव OH माइनस आयंस इन कॉमन। जितने भी बेस हैं उन सब के पास OH माइनस होता है। जैसे एग्जांपल के लिए NaOH देखिए आप, जैसे NaOH है तो NaOH क्या है, एक Na प्लस तो अलग निकल गया और दूसरा क्या निकलता है, OH माइनस। तो NaOH के पास क्या है, Na प्लस और OH माइनस। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि सारे एसिड के पास H प्लस आयंस होता है, वही H प्लस एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सारे बेस के पास OH माइनस आयंस होता है जिसमें Na प्लस और OH माइनस बनता है। एसिड्स इन वाटर सॉल्यूशन मतलब क्या है कि जब एसिड वाटर में जाते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हमने एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब जब भी एसिड पानी में जाएगा, है ना, जब भी एसिड वाटर में जाएगा, एसिड प्लस वाटर होगा तो H प्लस आयंस रिलीज होंगे, ठीक है, H प्लस आयंस रिलीज होंगे, ठीक है। लेकिन ये H प्लस आयंस रह नहीं पाते हैं, टिक नहीं पाते हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि ये H प्लस आयंस किस फॉर्म में मिलते हैं, H3O प्लस, जिसे हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अब थोड़ा सा समझते हैं कि बनता कैसे है, देखिए समझिए आप। जैसे मान लीजिए कि जैसे आपके पास जैसे पानी में गया तो H प्लस आयंस बना, तो ये H प्लस आयंस H2O के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस आयन बना, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना क्या कि H प्लस आयंस मैंने हमने अभी पढ़ा कि एसिड ने H प्लस आयंस प्रोड्यूस किया जब पानी में जाके, लेकिन ये H प्लस आयंस एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो ये H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, H3O प्लस, है ना, जैसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी, क्या एसिड H प्लस आयंस रिलीज करते हैं पानी में, और H प्लस आयंस H2O के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस बनाता है। आगे चलिए, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। इसका मतलब क्या है कि भाई एसिड के अंदर आपने वाटर ऐड किया, एसिड के अंदर आपने वाटर ऐड किया, इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, इसी का मतलब होता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अब देखिए जरा ध्यान से कि वही कि मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ H2O, जब भी किसी एसिड या बेस में H2O डालते हैं तो H3O प्लस और OH माइनस आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है, एसिड या बेस में पानी मिलाने पर H प्लस आयन से OH माइनस आयन कम हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज या कॉल्ड एज डाइल्यूशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। क्या, एसिड या बेस में पानी मिलाना जिससे आयंस की कंसेंट्रेशन कम हो जाए। जब डाइल्यूट कर रहे हो, while diluting acid, it is recommended that the acid should be added to water, not water to acid. जब भी ये, अच्छा हाँ, अब थोड़ा इसको यहाँ पे समझो, मैं मिटो देता हूँ। इसका मतलब जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है इसको मैं देखिए, ये क्या कह रहा है, आप हमेशा क्या करेंगे, आप है ना एसिड को वाटर में डालेंगे, ये सही है, वाटर को एसिड में नहीं डालेंगे, इट इज रॉन्ग, है ना, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है आगे बताएगा, देखिए अब कि बिकॉज द प्रोसेस ऑफ बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको नहीं पता होगा, बट मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में हमने बताया था एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट रिलीज होती है। तो जब आप डाइल्यूट करते हो एसिड को तो आप एसिड को पानी में डालते हैं, क्यों, अगर आप वाटर को पानी में डालोगे तो क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, ठीक है, इसीलिए आपको कहा जाता है एसिड को पानी में डालो। और क्या होगा, इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, हीट जो हीट जनरेट होगी, क्योंकि अभी पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट तो जनरेट होगी, हीट जनरेटेड में कॉज टू स्प्लैश आउट, स्प्लैश आउट का मतलब होता है बाहर आ जाना, एंड बर्न्स मतलब बाहर आके वो हाथ वाथ आपका जला सकता है, एंड द ग्लास कंटेनर
मे ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग। इसका मतलब है कि अगर आपने एसिड में मतलब पानी में एसिड डाला तो बर्न भी हो सकता है और वो जो उसके अंदर सब्सटेंस है बाहर आके आपके हाथ वगैरह जला सकता है और ग्लास कंटेनर को ब्रेक कर सकता है। इसीलिए आपको क्या कहा जाता है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जब भी आप मतलब कि डाइल्यूट करेंगे एसिड्स को। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं यहां तक सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़िए। बेस इन वाटर सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या पढ़ा था? एसिड इन वाटर सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या पढ़ा कि भाई डाइल्यूशन के टाइम पे क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। अब बेस इन वाटर सॉल्यूशन, तो बेस को जब डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो क्या देता है? वो OH माइनस आयन देता है। वो क्या देता है? OH माइनस आयन। मतलब जैसे बेस है तो बेस को आपने जब वाटर में ऐड किया तो उसमें क्या होगा? उसमें OH माइनस आयन रिलीज होंगे। ठीक है, कौन से आयन रिलीज होंगे? OH माइनस आयन। जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ कि NaOH, इसको जब आपने वाटर में डाला तो क्या हुआ? Na प्लस प्लस में OH माइनस रिलीज हुआ। ठीक है, तो ये जो OH माइनस है ना, यही वो आयन है जिसकी बात वो कर रहा है कि जब बेस को पानी में डालते तो OH माइनस आयन रिलीज होता है। ऐसी MgOH ट्वाइस, इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो इसमें क्या रिलीज होगा? Mg2 प्लस और OH2 माइनस। तो ये जो OH माइनस आयन है इसी की बात वो कर रहा है कि जब बेस को पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? OH माइनस आयन रिलीज करता है। और वो बेस जो क्या होते हैं? पानी के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अल्कली। अल्कली किसे बोलते हैं? बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा। मैंने समझाया कि बेस पानी में डालते हैं तो OH माइनस आयंस रिलीज करते हैं और जो बेस पानी में घुल जाते हैं उन्हें बोलते हैं अल्कलीज। चलिए आगे बढ़ा जाए। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि बेसिक एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होती है और या फिर बेस की, वो आप एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से पता लगा जा सकते हैं। कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? मिक्सचर होता है सेवरल इंडिकेटर्स का जो बताता है, डिफरेंट कलर शो करता है डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। ठीक है, तो सबके यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है कि हर किसी के लिए अलग अलग कलर होता है जिससे आपको पता लगेगा कि यहाँ पे ये कलर है तो ये मतलब है, ये कलर है तो ये मतलब है। ठीक है, खास कुछ यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल क्या होता है? ये एक स्केल है किसके लिए? मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन किसमें? एक सॉल्यूशन में। तो एक सॉल्यूशन में H प्लस आयन कितना है उसको जो स्केल मेजर करता है उसे बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है, ये जो P है, पीएच में इसका मतलब होता है ये पोटेंस, इसका मतलब क्या होता है? पावर, यानी इसे पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। ये क्या लिखा है मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है पीएच, तो पीएच में P का मतलब क्या है? ये पोटेंस से बना है और पोटेंस का मतलब होता है पावर। पोटेंस का मतलब क्या होता है? पावर। ठीक है, और किसकी पावर? पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो पीएच स्केल क्या है? जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन को मेजर करता है। अब यहाँ पे हम कुछ बातें समझेंगे जो आप ही के काम की है। ठीक है, जैसे क्या? पीएच जब 7 के बराबर है तो इसको बोलते हैं जब पीएच 7 होता है। अच्छा मैं एक चीज और समझाता हूँ, थोड़ा सा इसको बाद में आऊंगा। देखिए ये हमने एक पीएच स्केल बनाया। पीएच स्केल यहाँ से शुरू करते हैं, तो इसे मैं व्हाइट कलर लेता हूँ, ज्यादा आसान दिखेगा भी अच्छे से। ये 0 से शुरू करके ये लगभग हम 14 तक मेजर करते हैं, तो 14 हो गया। ठीक है, और बीच में होता है 7। यहां पे क्या है? ये न्यूट्रल वैल्यू है। ये क्या है? न्यूट्रल वैल्यू। ठीक है, जब हम यहां से नीचे आते हैं, तो यहां पे एसिडिक नेचर होता है और एसिडिक नेचर यहाँ पे इंक्रीज होता है। मतलब जब हम 7 से नीचे की तरफ जाएंगे, 6, 5, 4, तो इसका मतलब स्ट्रांगली एसिडिक है। और जब हम 7 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो स्ट्रांगली बेसिक है। तो वो स्ट्रांगली बेसिक। 7 से नीचे एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा होगा, 7 से ऊपर बेसिक नेचर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, 7 से नीचे H प्लस आयंस बहुत ज्यादा होंगे, 7 से ऊपर OH माइनस आयंस बहुत ज्यादा होंगे। 7 से नीचे H प्लस आयन ज्यादा होंगे, 7 से ऊपर OH माइनस आयन ज्यादा होंगे। ठीक है, एक बात क्लियर हुई? दोबारा समझा रहा हूं। 7 से नीचे H प्लस आयंस बढ़ेंगे, 7 से ऊपर OH माइनस आयंस बढ़ेंगे, 7 से नीचे एसिडिक नेचर बढ़ेगा, 7 से ऊपर
अच्छा बेसिक नेचर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बेसिक नेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा जो स्केल होता है इसको बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक है। और अच्छा ये हमने पढ़ा दिया, ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। एक और चीज समझ लेंगे, जो जैसे यहाँ पे जो सब्सटेंस है, जो मतलब कि इस तरफ है, उन्हें यहाँ पे जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक। जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, स्ट्रांगली बेसिक। एक और चीज समझ सकते हैं, यहाँ पे जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, वीक बेस, है ना। या इसे नहीं, यहाँ पे मत लिखते हैं, इसे बेकार चीज, थोड़ा सा गलत हो जाए, इसे यहाँ नहीं लिखें, इसे आप रहने दीजिए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, सबसे इधर एसिडिक सबसे ज्यादा, सबसे इधर बेसिक सबसे ज्यादा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब ये हमने समझ लिया ना पीएच स्केल, अब यहाँ पे आप समझ लेंगे पीएच जो 7 है, ध्यान से समझिएगा, जो पीएच जो 7 है वो क्या होगा, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है ना, वो न्यूट्रल होता है। पीएच 7 से नीचे को तो एसिडिक, है ना, पीएच 7 से ऊपर है तो बेसिक। तो ये तीन बातें आपको बेसिक से आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 है वो न्यूट्रल है, 7 से नीचे तो वो एसिडिक है, 7 से बड़ा है तो वो बेसिक है। ये मैंने पूरा आपको समझाया, पूरा का पूरा पीएच स्केल। पीएच सेंसिटिविटी, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और क्लियरली समझ लेते हैं। पीएच सेंसिटिविटी का इसका बेसिक हमें अच्छा ये पढ़ना क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, मतलब पीएच हमें अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमारी जो बॉडी होती है वो वर्क करती है 7 से 7.8 रीजन में, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी का पीएच ये होना चाहिए, इससे ऊपर नीचे होगा तो दिक्कत होगी। जो पीएच ऑफ रेन वाटर, ब्लैक ले लेते हैं ज्यादा समझ में आएगा। पीएच ऑफ रेन वाटर जब 5.6 से छोटा हो तो उसे बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं उसको, एसिड रेन। तो एसिड रेन किसको बोलते हैं, जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो तो उसे बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं उसको, एसिड रेन, ठीक है। पीएच ऑफ सॉइल, जो प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, उनको एक स्पेसिफिक पीएच की रेंज चाहिए, किसके लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो अगर किसी जगह की सॉइल की पीएच ज्यादा है या कम है तो फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, उसमें एसिड या बेसिक नेचर मिलाना पड़ता है। आसान सा मतलब क्या है कि भाई जैसे प्लांट्स है, उनके लिए एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए आपको, अगर उन्हें आपको ग्रो करना है। अगर वो पीएच वो नहीं है तो अगर एसिड ज्यादा है तो आपको बेस मिलाना पड़ेगा, और अगर बेस ज्यादा हो गया है तो आपको एसिड मिलाना पड़ेगा। क्यों, ताकि आप क्या कर सको, वो न्यूट्रल कर सको उनके इफेक्ट्स को, ठीक है। और वो स्पेसिफिक नेचर किसी भी सॉइल को मिल सके, ठीक है। तो ये बात है, कुछ खास बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो मैंने यहाँ पे बताया कि पीएच रेंज ये होनी चाहिए, और एसिड रेंज कब होती है, जब 5.6 से नीचे होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखना है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, अब ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो स्टमक है वो उसमें HCl एसिड होता है, जिससे जो डाइजेशन में हेल्प करता है और जो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने में भी मदद करता है। जब इनडाइजेशन होता है, मतलब खाना आपको पचता नहीं है, तो स्टमक क्या करता है, और ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, और जिससे क्या होती है, आपको इरिटेशन होती है। आपने जिसका नाम आपने सुना होगा, जो हमारे बहुत ज्यादा कॉमन है, एसिडिटी। आपने सुना होगा लोगों को कि यार एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी का मतलब यही होता है कि HCl बढ़ जाता है, ठीक है। इस पेन से छुटकारा पाने के लिए आपको दवाई यूज करते हैं, एंटासिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब ये क्वेश्चन तो आपको सीबीएसई में दिख जाएगा, और आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखोगे ना, वहां पे भी ये क्वेश्चन दिया होगा कि भाई कि मेडिसिन यूज टू मेडिसिन, ये क्या बोलते हैं, मेडिसिन यूज इन इंडाइजेशन, या मेडिसिन यूज्ड इन गेट रिड ऑफ पेन इन, क्या बोलते हैं, इंडाइजेशन। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, या मेडिसिन यूज इन एसिडिटी, तो उसको बोलते हैं एंटासिड। ये होता क्या है, एक बेस होता है जो एसिड, जो आपके पेट में एसिड बढ़ गया उसे कम करने के लिए। इसका एग्जांपल जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और एक तो आपने अपने घर में सुना ही होगा, इनो, है ना। ये तो आपने हमेशा अपने यहाँ सुना ही है, इनो आपके घर में यूज करते हैं, वो भी बेस ही होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, इनो आपने सुना होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जिसका काम क्या होता है कि जो एसिड बढ़ गया हमारे पेट में इनडाइजेशन की वजह से, उसके इफेक्ट को कम करके हमें राहत पहुंचाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या, कि हमारे स्टमक में HCl एसिड होता है, जो मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है। इनडाइजेशन के टाइम पे एसिड बढ़ जाता है, जिससे इरिटेशन होती है,
इसे ठीक करने के लिए एंटासिड यूज करते हैं, जिससे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिससे हम इससे न्यूट्रलाइज कर सके। आगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए टूथ डिके, टूथ खराब होना कब होता है? जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। तो जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है तो हमें टूथ डिके मतलब कैविटी लगना या दांत खराब होना चालू हो जाता है। जो टूथ का इनेमल होता है, इनेमल का मतलब होता है बच्चों सबसे बाहर लेयर है ना, जो आउटर लेयर होती है ना, जो व्हाइट कलर की लेयर है, जो व्हाइट कलर की लेयर है आपके दांतों की, उसे इनेमल बोलते हैं। वो किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में संभावना है कि पूछ ले, तो इसीलिए ध्यान रखना है इसका। ये कैल्शियम फॉस्फेट, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। क्या कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, जो डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, मतलब जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, बट जब मतलब पीएच लोअर होता है तो कोरोड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है मतलब, और मतलब कि कोरोड का मतलब होता है खराब होना, और वो एसिड्स की वजह से होता है। लेकिन वो एसिड कहाँ से आते हैं? जब फूड पार्टिकल से आते हैं या फिर बैक्टीरिया से आते हैं। तो यानी जो कैल्शियम फॉस्फेट है हमारी दांतों की बाहर की लेयर है, उससे पानी से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए, अब वो कब होगा? जब एसिड्स होंगे। और एसिड्स कैसे बनते हैं? फूड पार्टिकल जब वहां पे रह जाते हैं। और इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? हमें टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, है ना। कौन सा? जो बेसिक टूथपेस्ट हो, टूथ डिके, ताकि बच सके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए सेल्फ डिफेंस। आप सबको पता होगा बी स्टिंग, बी स्टिंग का वो जो ततैया का डंक या कोई मधुमक्खी डंक मार दे, तो वो एक एसिड छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है? पेन और इरिटेशन होती है, ठीक है। हमको आपने देखा होगा, कोई आपको काट ले ततैया वगैरह या मधुमक्खी काट ले तो आपको बिल्कुल दर्द होने लग जाता है। और उसको उससे करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? माइल्ड बेस का यूज करें, जैसे कि बेकिंग सोडा। जो स्टंग एरिया का मतलब है जहां उसने काटा है, वहां आप थोड़ा लगाएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, है ना। मधुमक्खी काटती है तो हम ये लगाते हैं। ऐसी एक नेटल लीव्स होती हैं, मतलब ये पहाड़ में, अगर आप उत्तराखंड में, तो ये काफी ज्यादा देखने को मिलता है हमको, कि उत्तराखंड में आप जाएंगे कभी तो एक पौधा होता है, हम सिसौड़ बोलते हैं वहां पे उसको। वो पौधे का अगर आपको हल्का सा भी इंजेक्ट हो जाए तो वो मिथेनोइक एसिड रिलीज करता है, जिससे क्या होता है? आपको बहुत बर्निंग सेंसेशन और पेन होता है, ठीक है। तो एक लीव्स होती है, डॉक लीव्स बोलते हैं उसको, अगर आप घिसोगे तो ठीक हो जाएगा। या आप बेसिक सोडा यूज करोगे या बेकिंग सोडा लगा दोगे तो भी यूज हो जाएगा। तो ये भी, ये क्या है कि ये आपका है कि आपको ये समझा रहा है, ये जो 5 चीज हमने पढ़ी है ना यहाँ पे, ये यहाँ से जो हमने पढ़नी चालू करी, इसने हमें बताया कि पीएच कैसे कैसे काम करता है ना। पीएच कैसे कैसे काम करता है और कैसे हमारी लाइफ में पीएच की इंपॉर्टेंस, और पीएच कहाँ कहाँ हमारी लाइफ में पाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और मुझे पता है कि थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया, बट क्या करें, वन शॉट रहता है तो रिवीजन करनी आसान होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है कुछ एसिड्स के नाम है जो नेचुरली में देखने को मिलते हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना भाई, ये तो एग्जाम में 1-2 नंबर में आ ही जाएगा, आपका एमसीक्यू की फॉर्म में बहुत ज्यादा चांस आने की, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। पहला इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि किसमें कौन सा एसिड मिलता है। जैसे विनेगर है, विनेगर का मतलब क्या होता है? इसको नहीं पता, सिरका। तो इसमें, हाँ इसमें इसमें कौन सा एसिड होता है? इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऐसी ऑरेंज, संतरा, इसमें कौन सा एसिड मिलता है? सिट्रिक एसिड। टैमरिन मतलब होता है इमली, इमली में कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड। टमाटो, टमाटो मतलब टमाटर, उसमें ऑक्जेलिक एसिड। कर्ड, दही, दही मतलब में कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड, वो लैक्टोबैसिलस से बना है। लेमन, नींबू में सिट्रिक एसिड। आंट स्टिंग मतलब होता है डंक, मधुमक्खी का डंक, चींटी का डंक, ठीक है, उसमें कौन सा? मिथेनॉइक। नेटल स्टिंग मैंने आपको बताया भी पीछे, इसमें मिथेनॉइक एसिड। दोबारा बता रहा हूँ, सिरका, सिरके में एसिड, सिरके में एसिटिक एसिड। ऑरेंज मतलब संतरे में सॉरी, विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमरिन में टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक, दही में लैक्टिक, लेमन में सिट्रिक, और आंट स्टिंग में मिथेनॉइक, नेटल स्टिंग में भी मिथेनॉइक। तो ध्यान रखिएगा, इसमें चांस बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएच ऑफ सॉल्ट्स। अब हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा था कि थोड़ी देर पहले कि हम, अब सारा कर दिया तो हमने एसिड वैसिड, हम सॉल्ट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये चीज हम पहले ही पढ़ के आए, तो थोड़ा इसको समझते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो हमेशा कौन सा सॉल्ट बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट। अभी हम पहले पढ़ के आए हैं, ये आपने पढ़ा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।
देखिए हमने यहाँ पढ़ा था ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना अभी, ये देखिए हमने पढ़ा ना यहाँ पे ये चीज, यही हम थोड़ा सा और पढ़ रहे हैं आगे जाके, ठीक है, यही हम वहां पे पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। अब देखिए ध्यान से समझ, ये तो सिंपल सी बात है ना, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल बनेगा स्ट्रॉन्ग। अब दोबारा समझिए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस तो क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड है तो क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट। इसमें क्या है, पीएच किसके बराबर होगा, 7 के बराबर, क्योंकि 7 ही न्यूट्रल होता है। एसिडिक होगा तो आप खुद बताइए क्या होगा, 7 से छोटा, और बेसिक है तो 7 से बड़ा। तो इसमें तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, ऐसे ये सब आपको पता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अगर नोट करें तो 7 के लिए तो NaCl सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, और एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल NH4Cl लिख सकते हो, बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल CH3COONA लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ हमें बेसिक बेसिक बातें ध्यान रखनी है, तो ध्यान रहेगा पीएच और सॉल्ट, इसमें कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा एग्जाम्पल ध्यान रख लीजिएगा कि कौन से सॉल्ट के एग्जाम्पल क्या है। तो न्यूट्रल सॉल्ट NaCl, एसिडिक सॉल्ट NH4Cl, बेसिक सॉल्ट CH3COONA, कॉमन सॉल्ट। अब यहां से क्या शुरू कर रहे हैं, कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ना। तो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट का कॉमन नेम तो कॉमन सॉल्ट ही हो जाएगा, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल नेम होता है साथियों इसका, इसके ना केमिकल फॉर्मूला थोड़ा लिख लीजिए, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। तो इसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसकी प्रिपरेशन होती है जब आप HCl के अंदर NaOH यूज करते हो तो आपका NaCl प्लस में H2 बनता है, मैं आगे भी बता के आ चुका हूँ। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, पता है क्यों, इसमें क्या बोलते हैं कभी कभी कि कौन सा एसिड कौन सा बेस। तो HCl एसिड यूज होता है, NaOH बेस यूज होता है, तब जाके आपका NaCl बनता है। तो NaCl का कॉमन नेम कॉमन सॉल्ट, इसका केमिकल फॉर्मूला NaC, इसका केमिकल फॉर्मूला NaCl, इसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन ये रही। कौन सा एसिड HCl, कौन सा बेस NaOH, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको बात बिल्कुल गांठ बांध के रखनी है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए आपके एग्जाम में दिखेगा। और मैं इसे तो इंपॉर्टेंट भी मार्क कर देता हूँ यहाँ से, ये जो है ये वाला पार्ट जो है प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आती है क्योंकि रिएक्शन पूछने का रिवाज है, ठीक है। समझ में आया होगा क्या, कॉमन नेम कॉमन सॉल्ट, केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला NaCl, प्रिपरेशन HCl प्लस NaOH। अब आ जाइए रॉक सॉल्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये तो ऐसे आता है कि कब उसे रॉक सॉल्ट कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या, इसे थोड़ा देखेंगे क्योंकि थोड़ा पढ़ने का है तो इसे पढ़ लेते हैं। कि जो डिपॉजिट्स हैं सॉलिड सॉल्ट के वो बहुत सारे सेवरल पार्ट्स में पाए जाते हैं, मतलब सॉलिड जो है सॉलिड की फॉर्म में बहुत जगह पाया जाता है। अब होता क्या है, कभी कभी ये जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं ना इनके, ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं, क्यों, ड्यू टू इम्प्योरिटीज, मतलब कुछ गंदगी आ जाती है। और जब ये ब्राउन कलर के होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, तो हम इसे बोलते हैं रॉक सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको, रॉक सॉल्ट। जब ये ब्राउन कलर का होता है तो इसे रॉक सॉल्ट बोलते हैं। और रॉक सॉल्ट कब बनता है, जब बहुत मतलब कि बहुत सारे सीज जब ड्राई हो जाते हैं ना, सूख जाते हैं, बहुत सारे समुद्र सूख जाते हैं, सीज सूख जाते हैं, समुद्र कह लो, मतलब कोई वाटर बॉडी सूख जाती है, तब क्या होता है, रॉक सॉल्ट बनता है। और रॉक सॉल्ट को कोयले की जैसे माइनिंग की जाती है वैसे निकाला जाता है। हमेशा ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन से आए हुए हैं एग्जाम में, कि एक तो कॉमन सॉल्ट मतलब कि रॉक सॉल्ट क्या होता है, रॉक सॉल्ट कैसे बनता है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या, जब क्या होता है जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं सॉलिड सॉल्ट के ब्राउन होते हैं इनकी इंप्योरिटीज की वजह से, तो हम इसे रॉक सॉल्ट बोलते हैं। और रॉक सॉल्ट कैसे बनता है, जब सीज बहुत सारे एजेस के बाद सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कि कौन कौन से केमिकल्स बनने चालू होते हैं। तो पहला केमिकल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है, क्या क्या है देखते जाइएगा। सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला, तो केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। प्रिपरेशन इसकी रिएक्शन में लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या होता है NaCl मतलब सोडियम, ये मतलब सॉल्ट, इसको जब हम H2 के साथ इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करते हैं तो NaOH प्लस में Cl2 प्लस में H2 बनता है, ठीक है।
NaCl plus H2O gives NaOH plus Cl2 plus में H2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको चीज समझा रहा हूँ, वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम से आपको कुछ बातें समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हमने क्या लिया है, हमने जैसे NaCl इसमें ऐसे डाल रखा है सोडियम, और हमने क्या किया, यहाँ पे 2 रॉड लगाई है, हमने इसमें 2 रॉड लगाई है। ठीक है, तो एक रॉड तो है, मतलब कि एक हमने जो प्लस से कनेक्ट किया है, तो इस यहाँ पे हमने एनोड नाम दिया है, यहाँ पे हमने माइनस से कनेक्ट किया, इसको हमने कैथोड नाम दिया है। ठीक है, अब होता क्या है, थोड़ा सा समझिएगा, अच्छे से समझोगे तो आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि NaCl है और इसमें NaCl प्लस में NaCl प्लस में वाटर है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना, कुछ कुछ बातें समझना क्या क्या होगा। ठीक है, अब अच्छा, आप सबको ये पता है कि जब हम अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास करेंगे तो आयंस ब्रेक होंगे। अच्छा, NaCl किस में टूटता है, NaCl टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में। H2O किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में। और सिंपल सा नियम है, हमें पता है कि जो पॉजिटिव वाला है वो हमेशा किसके पास जाएगा, नेगेटिव वाले के पास। पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, नेगेटिव वाले के पास। ठीक है, और हमने इस पे NaOH ऐड किया, यहाँ से NaOH मान लो हमने ऐड कर दिया। तो होता क्या है, अब हमें समझना है कि कहाँ पे क्या होगा। अब जो प्लस वाला है वो माइनस वाला जाएगा, तो Cl माइनस जाएगा यहाँ पे, और जो मतलब माइनस है वहाँ प्लस वाला जाएगा, तो यहाँ पे H प्लस जाएगा, और NaOH यहाँ से रिलीज हो जाएगा। मतलब ये कह लो कि ब्राइन आपने डाला और NaOH जो ब्राइन कंटेनिंग NaOH यहाँ से बाहर निकलेगा। इसको थोड़ा यहाँ पे लिखिए, ब्राइन आपने डाला तो ब्राइन इसके अंदर डालो तो NaOH बाहर निकलेगा। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। आपने इसके अंदर NaCl है इसके अंदर, और इसके अंदर NaOH आपने डाला है, जो ये ब्राइन आपने ऐड किया। ठीक है, ये ब्राइन आपने ऐड किया। अब हुआ क्या, ये पानी भी है इसके अंदर, तो NaCl तो किसमें टूटेगा, किसमें टूटेगा, इसका NaCl Na प्लस Cl माइनस, और H प्लस OH माइनस भी है। ठीक है, और आपने NaOH, मैंने जब बताया आपको कि आपने NaOH भी डाला, तो अब होगा क्या कि जो Cl माइनस है, माइनस वाला प्लस पे जाएगा तो एनोड पे चला गया, प्लस वाला यहाँ पे जाएगा तो कैथोड पे चला गया, NaOH यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, मैं इसके लिए, अगर आपको दिक्कत होगी मैं इसके लिए अलग वीडियो भी बना दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, घबराना नहीं आपको। ठीक है, क्या कि NaCl Na प्लस Cl माइनस और H प्लस OH माइनस, तो माइनस वाला प्लस पे जाएगा, प्लस वाला माइनस पे जाएगा, और NaOH यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब इसमें ना, ये तो हमने पढ़ लिया, इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, प्रोडक्ट्स। जैसे H2 है, H2 कहाँ पे यूज होता है, H2 यूज होता है फ्यूल्स में और मार्गरीन में। Cl2 वाटर साफ करने के लिए, PVC CFC में। HCl मतलब कि साफ सफाई में, स्टील्स और मेडिसिन की। NaOH डिग्रीजिंग मेटल, सोप्स, और जो Cl2 प्लस में NaOH, ये जो NaCl, और जैसे मैंने बताया ना NaCl, ये NaOH जो यहाँ से बाहर निकला है, और जो Cl2 है, ये दोनों मिलके किस में यूज करते हैं, ब्लीच, जो कि हाउस होल्ड की साफ सफाई में करने में काम आता है। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली ध्यान रखना होता है। अब है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज है, सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला, तो मैंने अभी बता रहा हूँ, केमिकल फॉर्मूला होता है इसका CaOCl2, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अरे एक मिनट और, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, एकदम से याद आया तो बता दिया आपको, इस प्रोसेस का नाम क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, अब केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, कॉमन नेम तो मैंने बता ही दिया आपको, क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। कॉमन नेम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। इसकी प्रिपरेशन देख लीजिए, तो Cl2 प्लस में CaOH ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Cl2 में जब हमने मिलाया तो क्या बनता है हमारा, Cl2 प्लस में H2। CaOH ट्वाइस में Cl2 जब हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है, CaOCl2 प्लस में वाटर। ठीक है,
तो ये चार बातें मैंने सबसे पहले क्या बताई, ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर, प्रिपरेशन Cl2 प्लस में CaOH टॉइस गिव्स CaOCl2 और वाटर। ये ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अब इसके यूजेस समझ लीजिए, इसके यूजेस क्या क्या है। तो एक इसका यूज है कि ये कॉटन को ब्लीच करने में यूज होता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लिनेन को ब्लीच करने के काम आता है। पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प को ब्लीच करने के काम आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज में, और पानी को साफ सफाई करने में यूज होता है, क्योंकि ब्लीच है तो उसमें यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब साफ करना। तो ब्लीचिंग पाउडर समझ में आया होगा। केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर, प्रिपरेशन Cl2 प्लस में CaOH ट्वाइस गिव्स CaOCl2 प्लस में वाटर। आ जाइए बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा भी ठीक से समझ लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। कॉमन नेम तो बेकिंग सोडा है ना, अभी हमने पढ़ा है कि क्या कॉमन नेम, इसको ऐसे ही पढ़ना है बच्चों। ये ना आप समझ रहे हो कि मैंने ऐसे क्यों लिखा है, इसको पढ़ने का तरीका ही यही है। अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो कॉमन नेम क्या हो गया, बेकिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। तो केमिकल नेम इसका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसकी प्रिपरेशन देख लीजिए एक बार। जब हम क्या करते हैं NaCl प्लस में H2O ऐड करते हैं, प्लस में CO2 ऐड करते हैं, प्लस में NH3 ऐड करते हैं, तीन चीजें मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है एक तो NH4Cl और प्लस में NaHCO3। रिएक्शंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिए। मैं आपको बता रहा हूँ जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है ना, इसका भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज्यादा चांस है कि एग्जाम में आपको सवाल देखने को मिलेगा। और आप कुछ मत करिएगा, आप इस वीडियो के बाद आप CBSE के PYQ देखिएगा और देखिएगा कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आ रहा है या नहीं आ रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसा बेस है, नॉन कोरोसिव बेस है। नॉन कोरोसिव मतलब खराब नहीं होता। और जब इसको हीट करते हैं हम कुकिंग में, जैसे मान लीजिए NaHCO3 है ना, इसको अगर आप हीट करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या बनता है Na2CO3 प्लस में H2O प्लस में CO2। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, क्या, प्रिपरेशन और हीटिंग। और दूसरी बात इनका, ये तीन जो पार्ट लिखे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, बातें ध्यान रखनी और प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन क्या थी, NaCl उसमें H2O और CO2 ऐड किया और NH3 मिलाया तो हमें ये हमारा बेकिंग सोडा हमें मिल गया। ठीक है, अब अच्छा एक मिनट रुकिए, बेकिंग सोडा के यूजेस देख लीजिए एक बार यार। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, मैं लिख देता हूँ यूजेस। यूजेस तो यूजेस क्या क्या है, एक तो मैंने आपको बताया बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। और बेकिंग पाउडर आपको पता है कि आपकी जो रसोई होती है वो जैसे कि उसके अंदर जो आपने सुना होगा कि पकोड़े बनाने में यूज होगा। ठीक है, और केक वगैरह को फुलाने में जो CO2 की मदद से हम करते हैं। ठीक है, और बेकिंग पाउडर बताया, और एक तो मैंने बताया कि पकोड़ा और केक रसोई में यूज होता है, और सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर उसमें के अंदर ही यूज किया जाता है। जो आपने देखे होंगे ना, आपके जो जब आप अगर कहीं जाओगे किसी भी ऑफिस वगैरह में तो वहां पे आपको दिखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर, फायर बुझाने के लिए जो सब्सटेंसेस रखे होते हैं, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अब आ जाइए वॉशिंग सोडा। तो कॉमन नेम तो है ही वॉशिंग सोडा, मैंने आपको बता दिया इसका कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा जो ऊपर लिखा हुआ है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O, सॉरी केमिकल फॉर्मूला। ये तीन बातें जो चारों बातें लिखें चारों इंपॉर्टेंट है। तीन क्या, केमिकल नेम होता है इसका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसकी प्रिपरेशन देख लीजिए, बहुत आसान है कि Na2CO3 को आप 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ जब रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है Na2CO3 डॉट 10H2। तो इंपॉर्टेंट तो है ही, और पहले तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या, वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम वॉशिंग सोडा, केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 डॉट 10H2O, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और प्रिपरेशन Na2CO3 प्लस में 10H2O गिव्स Na2CO3 डॉट 10H2।
वॉशिंग सोडा। अब इसके यूजेस देख लीजिए आप एक बार, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो एक तो ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, बोरेक्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, डोमेस्टिक पर्पस इसका क्लीनिंग एजेंट है, और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब परमानेंट हार्डनेस हटानी होती है वाटर की, परमानेंट वाली, क्योंकि वाटर दो टाइप का होता है, आपने सुना होगा। तो हार्डनेस हटाने के लिए, यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं। तो कई बार आया हुआ है यहाँ पे, और ये बोरेक्स के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यूजेस भी आपको ध्यान रखने हैं वॉशिंग सोडा के। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, जिसको आसान भाषा में लोग पीओपी भी बोलते हैं, और ये नाम आपने ज्यादा सुना होगा, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है इसका कॉमन नेम। इसका थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको, केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है बहुत ही अलग सा है, CaSO4.8H2, मतलब 1.5H2, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल फॉर्मूला। केमिकल नेम हो जाएगा इसका कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या, हेमी मतलब वन, आधा है ना, तो हेमी हाइड्रेट। एक मिनट रुकिए, सॉरी, हेमी आधा होता है, पूरा नहीं आएगा, CaSO4.8H2, तो हेमी इसीलिए बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्रिपरेशन देख लीजिए, बहुत आसान प्रिपरेशन है, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। जब हम क्या करते हैं, CaSO4.2H2O को हीट करते हैं 373 केल्विन पर, हीट करते हैं 373 केल्विन पर, तो आपका क्या बनता है, CaSO4.12H2, जो कि हमारा इसका फॉर्मूला होता है, प्लस में 1.5H2O अलग निकल जाता है, ठीक है। तो ये पीओपी की प्रिपरेशन। और पीओपी दोबारा समझा रहा हूँ, कॉमन नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकल फॉर्मूला CaSO4.12H2, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्रिपरेशन CaSO4.2H2O को 373 केल्विन पर हीट करेंगे तो CaSO4.12H2O प्लस में 1.5H2O बनता है, ठीक है। अब इसके यूजेस देख लीजिए, बाकी कुछ ना हो तो, लेकिन एक यूज तो आपको एकदम टिप पे होना चाहिए। एक तो पीओपी यूज करते हैं फ्रैक्चर बोन, हार्ट टूट जाता है, जो मतलब कि आसान भाषा में से बोलते हैं कि भाई प्लास्टर करवा लिया, वो प्लास्टर में यूज होता है, टॉयज बनाने में यूज होता है ना, और डेकोरेशन का मटेरियल बनाने में यूज होता है, और किसी भी सरफेस को स्मूथ करने में यूज होता है पीओपी का। अब आ जाइए जिप्सम पे। अब आपके ना एनसीईआरटी में अलग से नहीं है, लेकिन मैं इसे अलग से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कई बार कि ये आया हुआ एग्जाम में, इसीलिए मैं इसको अलग से ले रहा हूँ। तो कॉमन नेम तो जिप्सम हो ही गया, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला CaSO4.2H2 होता है, ठीक है। केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाई मतलब दो। प्रिपरेशन कैसे होती है, अब ये जो रिएक्शन है ना, ये वाली, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल। तो हम इसी को यूज करते हैं CaSO4.2H2 बनाने में। क्या, ध्यान से देखिएगा, पीओपी है, CaSO4.12H2O है, इसमें जब हम 1.5H2 ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, CaSO4.2H2, है ना। अब आप सोच रहे होंगे ये रिएक्शन तो है, ये रिएक्शन है, लेकिन आपको ऐसे नहीं दिया हुआ, बस मैंने आपको एक फ्लो में लाने के लिए ये बताया। तो कॉमन नेम क्या हो गया, जिप्सम, केमिकल फॉर्मूला CaSO4.2H2O, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। और ये इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन कैसे, CaSO4.12H2O प्लस में 1.5H2 ऐड करेंगे तो CaSO4.2H2O बन जाता है, ठीक है। वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं, सिर्फ फॉर मत कीजिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है, किसी भी सॉल्ट के, किसी भी सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट में कितने नंबर, मतलब कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो इट इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। जैसे समझिए, मतलब आसान भाषा में क्या है कि एक फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक समझाता हूँ आपको। अब ये देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा, CaSO4.2H2 पढ़ा आपने, अभी पढ़ के आया हुआ, इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, 2, तो इसके वाटर फ्लक्चुएशन 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने एक और पढ़ा होगा, वॉशिंग सोडा पढ़ के आए, Na2CO3.10H2,
इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10, तो इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, कि कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है किसी फॉर्मूला यूनिट में। ठीक है, तो जिप्सम भी कर दिया। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझ लीजिए। ऑरेंज बॉक्स कंटेंट, ये आपने देखा होगा, मैंने पिछली वीडियो में भी डाला था ऑरेंज बॉक्स कंटेंट, छोटा सा ही। क्या कि जो लिटमस सॉल्यूशन है ना, वो एक पर्पल डाई होता है जो कि लाइकेन नाम के प्लांट से निकाला जाता है। ठीक है, और जो कि कॉमनली यूज किया जाता है इंडिकेटर में और थैलोफाइट। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिटमस ध्यान रखना है, पर्पल कलर की डाई होती है। ठीक है, बस मेरे को 1 मिनट दीजिए साथियों, मैं 1 मिनट आया। तो लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल डाई होती है बच्चों, जो कि लाइक मैंने यहाँ पे समझा रहा था मैं कि ये लाइकेन से निकाली जाती है और इंडिकेटर की तरह यूज होता है। ठीक है, जब लिटमस सॉल्यूशन मतलब जब आपने उसमें चेक करने के लिए दिया, अगर वो एसिडिक भी नहीं होता और बेसिक भी नहीं होता तो वो पर्पल होता है। इतना इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में आ सकता है कि लिटमस का कलर बताओ जब कोई चीज एसिडिक और बेसिक नहीं होती। ठीक है, कुछ और ऐसे मटेरियल जो यूज किए जाते हैं जैसे कि रेड केबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर सच एज हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरेनियम, जो इंडिकेट करते हैं किसी भी में एसिड और बेस की सॉल्यूशन है। तो ये सब नेचुरल इंडिकेटर है। कोई आपसे पूछेगा ना कि ये क्या है, तो ये नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बता रहा है, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, वो सब्सटेंस तो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये उसका एग्जांपल है। ये मैं आपको करा चुका हूँ अल्कली बेस वाला, है ना, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। आपने देखा होगा कि वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम, अल्कली। वीनस का एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है, थिक व्हाइट और येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि भाई वीनस का एटमॉस्फेयर किससे बना है, व्हाइट और येलो कलर के जो क्लाउड से सल्फ्यूरिक एसिड उससे। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने जो यहाँ पे लिखा है ऑरेंज बॉक्स कंटेंट है, मतलब एनसीईआरटी में कुछ ऑरेंज बॉक्सेस बने हुए हैं जिनसे एग्जाम में आने की संभावना किसी कंटेंट की बहुत ज्यादा है। तो मैं वहां से कुछ चीजें लेके आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत, अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स हैं कृपया करके वो मुझे बताइएगा, मुझे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बताइएगा कि कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ मतलब कि कुछ चीजें मिसिंग हैं तो वो बताइएगा। अगर आपको लगे कि कोई चीज बेटर और समझाई जा सकती है तो वो बताइएगा। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं आपको सारा जितना भी कंटेंट है, देखिए मैंने कोशिश की कि मैं बहुत अच्छा समझा पाऊँ। मैंने यहाँ पे भी आपको एक एक चीज अब समझाई, जैसे पीपी पीओपी, तो मैंने कोशिश की है कि मैं सारा समझा पाऊँ। फिर भी अगर कहीं कमी रह गई हो तो प्लीज बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसको आगे इम्प्रूव करूंगा कि वो चीजें ना रहें। तो बहुत बहुत थैंक यू, आप सभी का बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 10th में आप सब लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होंगे। धन्यवाद।